फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था राधा का ससुराल का घर भी ठीक ठाक ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। मगर जो सम्मान जो मोहब्बत जानकी जी और रोहित में थी वही राधा के ससुराल में भी दिखती थी। कुछ दिन बाद मधु पगफेरे के लिए घर आई। आदर्श भी उसके साथ था। सुदेश जी और दिलीप जी ने दामाद जी की खूब आओ भगत की। अब आगे आदर्श भी सबसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिला। आदर्श का व्यवहार सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आया। घर में वह बड़ों को मान सम्मान देने वाला, छोटों से मोहब्बत से बात करने वाला लड़का था। उसने स्नेहा का भी दिल जीत लिया था। स्नेहा भी सोच रही थी कि कितनी अच्छी आदत है आदर्श जीजू की। आदर्श का बोलना चालना, उसका पहनावा सभी बहुत अच्छा था। लगता नहीं था कम पढ़ा लिखा था या गैरेज में काम करने वाला लड़का है। आदर्श और मधु 2 दिन बाद वापस जाने का कहने लगे तो दिलीप जी और सुदेश जी ने उन्हें रोकना चाहा। आदर्श ने कहा कि हम हनीमून के लिए गोवा जाएंगे। गोवा से आने के बाद मैं मधु को वापस मायके छोड़ दूंगा तो और रह लेगी। परसों की हमारी टिकट है तो सामान वगैरह भी पैक करना है। ओहो वाओ, गोवा, जया ने खुश होते हुए कहा। आप भी चलिए हमारे साथ, जीतू जी और आप दोनों। सच में बहुत मज़ा आएगा, चारों रहेंगे तो। आदर्श ने कहा तो जया ने जीतू की तरफ एक आस भरी नज़र से देखा। मगर इतनी जल्दी टिकट होगा नहीं ना आदर्श जी। जीतू ने जया की नज़र पहचानते हुए आदर्श से कहा। क्यों नहीं होगा, अगर आप कहे तो मैं अभी बैठे बैठे ही आपका टिकट करवा देता हूँ। मेरी अच्छी जान पहचान है एजेंट से। जीतू चुप रहा तो सुदेश जी ने और दिलीप जी ने कहा। सोच क्या रहे हो जीतू, चले जाओ, जया को भी थोड़ा घूमने का मौका मिल जाएगा, तुम लोगों का दिल भी बहल जाएगा। अच्छा मौका है, चारों साथ में रहोगे तो अच्छा भी लगेगा तुमको। हाँ हाँ भैया चलिए ना, आप दोनों भी साथ चलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। मधु ने भी जीतू को फोर्स किया। चलो ठीक है आदर्श जी, आप कहते हैं तो चलते हैं। ऐसा करो, आप हमारा टिकट करवा ही दो। बेटा स्नेहा, तुम और नीरज भी चले जाते, नीरज से फ़ोन पर बात कर लेती, नीरज यहाँ आ जाता और तुम लोग भी इन चारों के साथ गोवा घूमने चले जाते। वैसे भी हनीमून के लिए कहीं गए नहीं हो। ठीक है बाबा, मैं नीरज से बात करके जवाब देती हूँ, स्नेहा ने खुश होते हुए कहा था। क्योंकि स्नेहा को उम्मीद थी कि नीरज भी ना नहीं करेगा, वह भी सबके साथ गोवा जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, अगर नीरज जी से कंफर्म हो जाए तो मुझे खबर कर देना स्नेहा, तो मैं तुम दोनों का भी टिकट करवा दूंगा, आदर्श ने कहा। और फिर आदर्श और मधु दोनों पैकिंग वगैरह के लिए वापस घर चले गए। स्नेहा ने नीरज को फ़ोन लगाया। नीरज, आदर्श जीजू और मधु दीदी हनीमून के लिए गोवा जा रहे हैं और उनके साथ जीतू भैया और जया भाभी भी गोवा जा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि नीरज से भी बात कर लो, तुम दोनों भी इन चारों के साथ गोवा चले जाओ। वैसे भी हनीमून के लिए कहीं गए नहीं हो। नहीं, अभी नहीं जा सकते हम स्नेहा, नीरज ने कहा। तो स्नेहा गुस्सा करते हुए बोली, क्यों नहीं जा सकते अभी? तुम तो कहते थे कि शादी के बाद यहाँ जाओगे वहाँ जाएंगे, जहाँ तुम कहोगी वहीं चलेंगे। अब क्या हो गया? देखो, गरिमा के देवर की शादी है तो उनके देवर की शादी है तो हम क्यों नहीं जा सकते? हमें कौन सी तैयारी करवाना है शादी की? नीरज की बात पूरी हुई बिना ही बोल पड़ी स्नेहा। हमें तैयारी नहीं करवानी है स्नेहा, मैं खर्चे की बात कर रहा था। उनके देवर की शादी है तो हमें भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा और सारे घर को पहनावनी भी लगेगी। नीरज ने धीरे से स्नेहा को समझाया। देखो नीरज, यह नए नए बहाने बनाना बंद करो। उनके देवर की शादी है, सारे घर को पहनावनी लगेगी, खर्चे का काम है, तो क्या इस सब के लिए हम अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दें? हमारी खुशियाँ नहीं देखें? आज उनकी शादी है, कल किसी और की शादी आ जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, हमें चलना है बस, स्नेहा ने जिद की। स्नेहा की जिद पर हार मानते हुए नीरज ने कहा, ठीक है, मैं माँ से बात करूँगा। स्नेहा नीरज की यह बातें सुनकर कुछ चुप सी हो गई थी। नीरज ने अपनी माँ को फ्री बैठे हुए देखा तो सोचा, अच्छा मौका है, माँ से बात कर लेता हूँ। माँ, हम गोवा घूमने जा रहे हैं।
नीरज ने मिमियाते हुए सरला जी से कहा था। सरला जी ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए कहा, कौन कौन जा रहे हो? जी मैं और स्नेहा, नीरज ने कहा। स्नेहा, लेकिन स्नेहा तो यहाँ नहीं है, सरला जी ने सवालिया नज़रों से बेटे को देखते हुए कहा। वह माँ, मैं उसे वहीं से मायके से ही पिकअप कर लूँगा। अच्छा, कब प्रोग्राम बना? सरला जी ने फिर थोड़ा तैश में कहा। वो माँ, वो क्या है ना कि आदर्श और मधु भी गोवा हनीमून के लिए जा रहे हैं। उनके साथ जीतू भैया और जया भाभी भी जा रहे हैं। स्नेहा भी मुझसे जिद करने लगी कि हम दोनों भी इनके साथ गोवा चलते हैं। अच्छा, तो यह सब स्नेहा की भरावट है। यही सोच रही थी मैं कि नीरज ऐसा कैसे हो गया कि अकेले जाने की बात कर रहा है। सरला जी ने कहा और फिर बहुत सोचकर जवाब दिया, बेटा मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन तुम ही सोचो, गरिमा के देवर की शादी है, बहुत खर्चा होगा। फिर बेचारी माही और दीपा का भी सोचो, कहाँ जाती हैं कभी घूमने, न जाने ससुराल भी कैसा मिले। मेरा इरादा यह है नीरज कि ऐसा करते हैं, गरिमा के देवर की शादी के बाद हम सब गोवा घूमने चलते हैं। दीपा और माही भी खुश हो जाएंगी, उमेश और महेश को भी मज़ा आएगा। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अगर अभी जाना हो तो तुम और स्नेहा जा सकते हो। अभी बेचारा नीरज क्या करता। उसने स्नेहा को फ़ोन किया और माँ की सारी बात बताई तो स्नेहा भड़क गई। अरे, कोई अपने भाई बहनों के साथ हनीमून के लिए जाता है भला? ऐसा करना, तुम चले जाना बाद में अपने माँ भाई बहनों को लेकर हनीमून पर, कहकर गुस्से में फ़ोन रख दिया स्नेहा ने। माँ ने उसके बाद नीरज से कुछ नहीं पूछा। माँ को उम्मीद थी कि नीरज वही करेगा जो वह उसे करने के लिए कहेगी। स्नेहा को बहुत शर्म आई सबको यह बताते हुए कि हम नहीं चल रहे हैं। उसने सबसे बहाना कर दिया कि नीरज को ऑफिस में ज़रूरी काम है। जया और जीतू ने भी अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी और तय वक्त पर चारों गोवा के लिए निकल गए। नीरज की मम्मी सरला जी भी स्नेहा को लेने उसके मायके आ गई थी। जब सुदेश जी ने उन्हें बताया कि जया और जीतू, मधु और आदर्श चारों गोवा गए हैं, उन्होंने स्नेहा को भी जाने के लिए कहा था, लेकिन नीरज को कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए यह लोग नहीं जा पाए। तो सरला जी बहुत भोली बनते हुए कहने लगी, स्नेहा, तुम्हें मुझसे बात करनी थी ना, मैं उसे मना लेती गोवा जाने के लिए। इस बार स्नेहा ने भी तैश में आकर कहा, माँ जी, आपने ही तो मना किया था उन्हें। मैंने कब मना किया? सरला जी सक पका गई। जी, लेकिन नीरज ने तो आप ही का नाम लिया था कि माँ जी कह रही है कि बाद में चलेंगे। माही और दीपा का भी घूमना हो जाएगा इसी बहाने, और उमेश और महेश को भी मज़ा आएगा। स्नेहा ने फिर से उनकी तबीयत इकास करते हुए कहा था। हाँ, वह मैंने बोला तो था, वह हकलाने लगी। फिर उन्होंने चालाकी से बात बदलते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने बहुत जल्दी चलने का प्लान बनाया है, तुम फिक्र मत करो स्नेहा, हम गोवा के साथ ऊटी और मनाली भी होकर आएंगे। तुम भी कहो बहन जी, लेकिन घूमने का और हनीमून का मज़ा तो केवल पति पत्नी के साथ में ही आता है। सुदेश जी ने अपनी बात रखी तो सरला जी ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, अरे सुदेश जी, पहले तो यह हनीमून वनीमून मनाते ही कहाँ थे। हमने तो आज तक कभी हनीमून पर जाने का सोचा तक नहीं, ना ही वह जमाना था कि हनीमून पर जाएं। यह तो सब आजकल के नए नए चोचले हैं, और घूमने का मज़ा तो सुदेश जी पूरे परिवार के साथ ही आता है। जितनी ज़्यादा परिवार वाले साथ में होते हैं, मज़ा दुगना हो जाता है। सुदेश जी बेचारी चुप हो गई, क्या कहती। दूसरे दिन सुबह ही सरला जी ने जाने की तैयारी कर ली। स्नेहा भी साथ ही जा रही थी। सुदेश जी और दिलीप जी ने सरला जी को भी बहुत बढ़िया हार का सेट उपहार में दिया था, जिसको देखकर सरला जी की तो जैसे आंखें चार हो गई थी। फिर भी थोड़ा सा ना नुकुर करते हुए, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी समधी जी? ज़रूरत क्यों नहीं थी, हमारी बेटी की शादी थी, हमारे घर में आखिरी शादी थी, तो उपहार देना तो बनता ही है। दिलीप जी की जगह सुदेश जी ने जवाब दिया। सरला जी और स्नेहा अपने घर के लिए निकल गई। रास्ते में सरला जी ने स्नेहा से पूछा, तुम्हें क्या दिया तुम्हारे माता पिता ने? फिर थोड़ा सा कुचाते हुए बोली, मेरा मतलब था कि तुम्हें क्या उपहार मिला माता पिता से? कुछ नहीं, स्नेहा ने जल कर कहा।
कुछ नहीं, बड़ी हैरत से सरला जी ने कहा। उनका आशीर्वाद और प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, स्नेहा ने कहा। हाँ हाँ, एक बेटी के लिए तो यही सबसे बड़ा उपहार है, सरला जी ने बनावटी मुस्कुराहट दिखाते हुए कहा। माही, दीपा, उमेश और महेश, यहाँ आओ मेरे पास, स्नेहा ने घर पहुँचते ही चारों को आवाज़ लगाई। चारों खुशी खुशी दौड़ते हुए आए। क्या हुआ भाभी, क्या आप हमारे लिए कुछ लाई हैं, दीपा ने खुश होते हुए कहा। हाँ, स्नेहा ने भी मुस्कुराकर कहा। फिर एक पैकेट दीपा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, ये तुम्हारे लिए मधु दीदी की शादी का गिफ्ट। दीपा ने लपक कर पैकेट ले लिया और उसे खोलने लगी। और ये वाला माही के लिए, स्नेहा ने दूसरा पैकेट माही की तरफ बढ़ाया। माही भी पैकेट लेकर खुशी खुशी उसे खोलने लगी। और ये उमेश और महेश तुम्हारे लिए, स्नेहा ने एक एक पैकेट दोनों को देते हुए कहा। चारों ने खुशी खुशी अपने पैकेट खोले। दीपा और माही के लिए बढ़िया खूबसूरत फ्रॉक थी, उमेश और महेश के लिए सुंदर कोट पैंट थे। चारों खुश हो गए थे गिफ्ट पाकर। फिर स्नेहा ने चारों को मिठाई भी दी। चारों खुश होकर मिठाई खाने लगे। सरला जी भी ये सब देखकर खुश हो गई। फिर स्नेहा ने एक ब्रांडेड घड़ी और वॉलेट रोहित जी को दिया। पापा, ये आपके लिए। अरे बेटी, इनकी क्या ज़रूरत थी, बहुत खर्च कर दिया दिलीप जी ने गिफ्ट पर। नहीं पापा, ये तो बनता है, शादी जो थी, स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। सरला जी ने भी अपना हार सेट निकालकर रोहित जी को दिखाया। देखो, ये मेरा उपहार। अरे ये तो बहुत महंगा होगा सरला, तुम्हें समधी जी को मना कर देना था, इतना महंगा गिफ्ट तुम्हें नहीं लेना था, रोहित जी ने हैरत से कहा। अरे शादी ब्याह में तो गिफ्ट लेना देना होता ही है, सरला जी ने बात टालते हुए कहा। अच्छा, देखूंगा तुम अपनी बेटियों की शादी में क्या दोगी समधी जी और समधन जी को, रोहित जी ने ताना कसा। थोड़ी देर बाद नीरज भी घर आ गया तो स्नेहा ने एक बड़ा सा पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो तुम्हारा गिफ्ट। गिफ्ट? किस खुशी में? नीरज ने सवालिया नज़रों से नेहा की तरफ देखा तो स्नेहा ने कहा, दीदी की शादी की खुशी में सबको ही गिफ्ट दिए हैं। तभी माही दीपा दौड़ती हुई आई और नीरज को अपनी फ्रॉक दिखाने लगी। यह देखो भैया, हमारे लिए भी भाभी अपने मायके से कितने खूबसूरत फ्रॉक लाई है। अरे वाह, यह तो बहुत खूबसूरत है, इनमें तो मेरी दोनों बहनें परियां रानी लगेंगी, नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा। और यह देखो बेटा, यह हार का सेट मेरे लिए, सरला जी ने बेटे को हार का सेट दिखाते हुए कहा। अरे वाह मम्मी, क्या बात है, और तुम्हारे पापा के लिए भी ब्रांडेड घड़ी और वॉलेट दिया है समधी जी ने गिफ्ट में। अब नीरज ने अपना पैकेट खोला तो उसमें एक बहुत बढ़िया शेरवानी थी, वाइट कलर की। अरे यार, शेरवानी भला अब कौन पहनता है, शादी ब्याह के मौके पर ही पहनी जाती है यह तो, नीरज ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा तो स्नेहा को अच्छा नहीं लगा। उमेश और महेश की तरह मुझे भी कोट पैंट दे देना था, कम से कम ऑफिस में तो काम तो आते पहनने के, नीरज ने कहा और उठकर बाथरूम में चला गया। गिफ्ट का पैकेट उसने वहीं छोड़ दिया। स्नेहा ने भी परवाह नहीं की और वह किचन में चली गई। जब नीरज बाथरूम में से बाहर आया तो सरला जी वहीं खड़ी थी। नीरज को देखकर सरला जी आगे बढ़ी और कहा, नीरज, तुम स्नेहा से पूछो कि गरिमा के लिए और उसके बच्चों के लिए क्या गिफ्ट लाई है। समधी जी और समधी जी क्या गरिमा और उसके बच्चों को भूल गए, उन्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया। माँ, तुम भी कैसे बात करती हो ना, हम सबको दे तो दिया, और फिर गरिमा कौन सी शादी में गई थी जो उसे भी गिफ्ट देना जरूरी था। सरला जी अंदर तक आग बबूला हो गई नीरज की इस बात से। क्या कहा तूने कि हम सबको दे दिया तो गरिमा को नहीं देंगे तो चलेगा, मतलब यह है कि गरिमा को शादी में जाना जरूरी था, वह शादी में जाती तो ही उसे गिफ्ट दिया जाता। अगर वह शादी में नहीं गई तो उसके लिए गिफ्ट नहीं आया। अगर मेरी बेटी के लिए गिफ्ट नहीं आया तो मैं भी कोई गिफ्ट नहीं रखूँगी, ना ही मैं मेरे बच्चे को रखने दूँगी। ठीक है माँ, इतना गुस्सा मत करो, मैं स्नेहा से पूछता हूँ कि वह गरिमा और उसके बच्चों के लिए भी गिफ्ट लाई है या नहीं, कहकर नीरज किचन में जहाँ स्नेहा थी वहाँ पर उसके पास आया और कहा कि स्नेहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो, स्नेहा ने पीछे ही मुँह करके जवाब दिया।
तो नीरज उसके और पास आया और कहा कि तुम गरिमा और उसके बच्चों के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई क्या मायके से? नहीं, क्यों, क्या हुआ? माँ को तुम्हारी यह बात बुरी लग रही है कि तुम गरिमा और उसके बच्चों के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई। मैं क्या करूँ? माँ और बाबा ने मुझे उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं दिया। स्नेहा ने जवाब दिया तो नीरज ने भड़कते हुए कहा, क्यों, तुमने वजह नहीं पूछी कि तुम मेरी बड़ी ननंद को और उसके बच्चों को कोई गिफ्ट क्यों नहीं दे रहे हो? फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।